अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाद की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। दरअसल अल-फलाह से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के कई अहम सबूत भी ईडी के हाथों लगे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आपको बता दें कई बड़े खुलासे हुए हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं और इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बताए जा रहे हैं। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकियों से तार, फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से देश का कौन कौन गद्दार, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों का कौन कौन मददगार। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं, सबकी पड़ताल हो रही है। कनेक्शन ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। साजिशें इतनी गहरी हैं कि देश के गद्दारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इन सब के बीच फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जब सवालों में आई और इसके बाद आतंक की यूनिवर्सिटी के पन्ने पलटने शुरू हुए तो इस यूनिवर्सिटी में देश से गद्दारी की पटकथा लिखी जा रही थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब जवाद अहमद सिद्दीकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों के बारे में क्या क्या कह रहा है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक के डॉक्टरों को पाल पोस रही थी। आतंक की यूनिवर्सिटी के मुखिया होने के नाते जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी अल-फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारियों और सबूतों के आधार पर की गई। खबरों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर झूठी जानकारी दी। दरअसल यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता होने की झूठी जानकारी दी गई थी। यूजीसी ने साफ किया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में सूचीबद्ध है। उसने कभी भी 12B के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया। Al-Falah University is a fraud. I don't think we should call it a university. Look at the track record of the owner, and at the just backyard of Delhi, so near to Delhi, you have established a madrasa turned university. What is this? And how is this university running without NAC accreditation, without UGC approval, running the courses, without Indian Medical Council's approval? How this man was running, and who all accorded approval to him? I think, and who is financing this university? Many shell companies, I'm told, are working with this university. So I think the investigation should go into all these aspects, looking the funding part, looking their role in promoting terrorism, and that too at the backyard of such a dangerous situation, so near to Delhi, the capital of the country. दरअसल इंटरनेट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का जवाद सिद्दीकी को लेकर शक और भी गहरा हो गया। जवाद सिद्दीकी का जन्म 15 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 1994 तक ये लेक्चरर रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट में जवाद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। ईडी के मुताबिक अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और शुरुआत से ही जवाद सिद्दीकी इसका मैनेजिंग ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधे उसी के कंट्रोल में हैं। जांच में सामने आया है कि इस ट्रस्ट ने मेटियोरिक राइज यानी तेजी से बढ़ोतरी दिखाई, पर यह बढ़ोतरी असली कमाई से मेल नहीं खाती। कंस्ट्रक्शन, केटरिंग और दूसरी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सीधे उनकी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए थे। कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल पैसों की हेराफेरी के लिए किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े अभी कई और लोग रडार पर हैं। जांच जारी है। जो भी दिल्ली ब्लास्ट में शामिल है और जिसने भी देश के खिलाफ गद्दारी की है वो एक एक गिरफ्तार होगा और सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हर वो संस्थान है जिसके तार उन आतंकियों से जुड़े थे जिन्होंने दिल्ली में धमाके की साजिश रची। और इस बीच यूपी एटीएस ने एक बड़ा कदम उठाया। यूपी एटीएस ने सूबे के हर मदरसों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनके नाम क्या है, मोबाइल नंबर और पता क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट मदरसों को देनी होगी। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों और मैनेजमेंट की डिटेल भी यूपी एटीएस को सौंपनी होगी। दरअसल कुछ महीने में बाहरी राज्यों से युवाओं की आवाजाही यूपी के मदरसों में बढ़ चुकी है, जिसके बाद यूपी एटीएस ने यह बड़ा कदम उठाया। लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि मदरसों की जांच की आड़ में डर फैलाया जा रहा है और इसी बीच मदरसे को लेकर सियासी गलियारे का तापमान अब चढ़ने लगा है। जब यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को बंद करने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आतंकी निकलते हैं। मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है। हालांकि इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या बाकी मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है या मदरसों पर सिर्फ सियासत हो रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली धमाके की जांच की आंच यूपी तक पहुंची। सहारनपुर से लेकर कानपुर तक जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच एजेंसियों की इस पड़ताल के बीच यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया। यूपी सरकार ने आदेश दिए कि प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। इसके बाद यूपी एटीएस की ओर से लेटर जारी किया गया जिसमें लिखा गया, एटीएस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में विस्तृत सूचना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर के साथ मांगी जा रही है। आपसे निवेदन है कि उक्त सूचना को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस लेटर को यूपी एटीएस ने हर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारियों को लिखा। यानी साफ है कि अब हर मदरसे को अपने यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की डिटेल यूपी एटीएस को देनी होगी। मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों की लिस्ट और मोबाइल नंबर यूपी एटीएस के ऑफिस में जमा कराना होगा। सरकार का यह आदेश इसलिए है क्योंकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कुछ मदरसों और धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बरती है। इसी सिलसिले में एटीएस को मदरसों के व्यापक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद यूपी सरकार सतर्क है। योगी सरकार ने यूपी एटीएस को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वालों की पहचान की क्रॉस चेकिंग मजबूत की जाए। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने मदरसों से डिटेल रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन इसी बीच मदरसों को लेकर यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। रघुराज सिंह का यह बयान तब सामने आया जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जांच में सामने आया कि इसी यूनिवर्सिटी के लैब में धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किए गए थे। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर उमर ने दिल्ली धमाके की साजिश रची। इसी यूनिवर्सिटी में धमाके की प्लानिंग की गई। ऐसे इंस्टीट्यूट को अलर्ट नहीं रहना, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर देना चाहिए। इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये किस तरह की ये यूनिवर्सिटी कम है और मुझे लगता है एक रेडिकल इंस्टीट्यूट ज़्यादा है। ये एक मदरसा टर्न्ड यूनिवर्सिटी लगती है जहाँ इतने डॉक्टर हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो टेररिज्म करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी है और दिल्ली की बैकयार्ड में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक कनेक्शन सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की जा चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल कई और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों पर उठाए जा रहे हैं। मदरसों की जांच की बात हो रही है।
ऐसे में सवाल है कि मदरसों की जांच के पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है? और सवाल ये भी है कि मदरसों की जांच होगी तो दिक्कत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी रिपोर्ट के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मचा